जय महाकाल, जय माँ काली। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भेजी गई है मीना जी के द्वारा बेंगलुरु से। वो वैसे रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं, पर जॉब के सिलसिले में दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे रहते हैं। तो मीना जी आगे बताती है कि उनका छोटा सा खुशहाल परिवार है, जिसमें उनके दो बच्चे, बड़ी बेटी ज्योति, छोटा बेटा कुणाल और उसके हस्बैंड रोहित रहते हैं। अब जानते हैं कि कैसे, किस तरीके से उनके इस खुशहाल परिवार में ग्रहण लगा और किस तरीके से उनके वो ठीक हुए। उनका पूरा वृतांत जानते हैं उनकी नज़र से। शब्द मेरे हैं, आवाज़ मेरी है, शब्द उनके हैं। मीना जी बताती है कि एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी, तो छुट्टियों में उनके पति रोहित ने और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार माँ और बाबूजी से गांव मिलने चले जाए और गांव घूम के आए। तो इसी तरीके से उन्होंने प्लान बनाया और वो उत्तर प्रदेश अपने सास ससुर के यहाँ पे चले गए दोनों बच्चों के साथ। अभी 5-7 दिन ही वो वहाँ पे रहे थे कि रोहित को कुछ काम आ गया, जिसके कारण से उनको बैंगलोर वापस आना था। तो उन्होंने मीना जी से पूछा, क्या वो भी चलेगी साथ में? तो मीना जी ने भी कहा, हाँ मेरा भी ऑफिस छूट रहा है, बच्चों की तो अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, इनको बाद में ले जाएंगे, बाद में देखते हैं कैसे जाएंगे। तो ज्योति ने कहा कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ माँ, मैं छोटे भाई को लेकर कुणाल के साथ आ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला, चलो ये तो बात की बात है, पहले हम वापस जाके ऑफिस देखते, काम धंधा देखते, तो वहाँ पर अपने दादा दादी के साथ छुट्टियों को एंजॉय करो। तो दोनों बच्चे वहीं पे रहने लग गए, वहीं पे खेलते कूदते, सभी रिश्तेदारों से मिलते। और गर्मियों का समय था और गर्मियों में भी यहाँ पर शादियाँ होती है। तो एक दिन वैसे ही किसी शादी के अंदर दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ गए। शादी में वो शामिल हुए, वहाँ पे एंजॉय किया, रिश्तेदारों से मिले, बहुत अच्छा रहा। और वो वापस आ रहे थे गाड़ी के साथ, गाड़ी में ड्राइवर भी था उनके साथ, और वो वापस आ रहे थे। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हुई तो आस पास भयावह खेत थे और जंगल तो नहीं था, खैर वो पेड़ इत्यादि थे, तो सुनसान रास्ता कह सकते हैं हम उसको, वो सुनसान रास्ता था। तो मीना जी बताती है कि उसी समय वो बच्चे भी गाड़ी से उतर गए। दादाजी ने उनको मना किया, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। जैसे तैसे करके ड्राइवर किसी मैकेनिक को लेके आया, गाड़ी ठीक करी और गाड़ी में बैठ के वो वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वो वापस आ रहे थे, ज्योति चुप हो गई, बिल्कुल गुमसुम हो गई। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही, वैसे इतनी चहल कदमी करने वाली लड़की है, लेकिन वो कुछ भी चहल कदमी नहीं कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, वो आए, रात को सो गए वो। अगले दिन हुआ, अगले दिन भी ज्योति गुमसुम रही और किसी से कुछ बात नहीं करनी, केवल चुपचाप रहना। दादी ने भी सोचा कि हो सकता है कि इसका मूड थोड़ा ऑफ हो रहा हो, दोस्तों की याद आ रही हो, बेंगलुरु की याद आ रही हो, तो बच्चे भी थोड़ा सा हो ही जाता है। लेकिन एक आध दिन उसकी चुप्पी ऐसे ही रही और उसको हल्का हल्का फीवर भी होने लग गया। दादी ने गांव के किसी डॉक्टर से दवाई ववाई दिलाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक रात क्या होता है कि ज्योति कुणाल के साथ के रूम में ही होती है और सो रही होती है कि अचानक ज्योति खड़ी हो जाती है और खड़े होके एक जगह वो आगे पीछे हिलने लगती है।
आगे पीछे, जैसे झूला होता है ना वैसे होती है वो, और मुँह से अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती है गुर्राने की। उसकी ये आवाज़ सुनकर कुणाल की नींद खुल जाती है। वो पहले तो ज्योति अपनी दीदी को जगाता है, लेकिन ज्योति जागती नहीं है। वो एक अलग ही खुमारी में होती है। वो डर के मारे अपने दादा दादी के पास जाता है और उनको बुलाता है। दादा दादी आते हैं। दादा दादी आते हैं और घर में उनके और चाचा ताऊ भी रहते हैं, वो भी आ जाते हैं, पूरी फैमिली आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है। वो बच्ची को पकड़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जैसे तैसे करके वो ज्योति को सुला देते हैं। उसके दादाजी को आभास हो गया था कि भाई ये मामला कुछ और है। अगले दिन वो कुछ भी करने से पहले, किसी भी तरीके से उसका इलाज कराने से पहले अपने बेटे रोहित को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटा रोहित, इस तरीके की बात हो गई है। मुझे दवाई गोली का मामला तो नहीं लग रहा, लेकिन कुछ अलग ही मामला है। रोहित पढ़ा लिखा होने के कारण इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वो भी बोलता, ओह बाबूजी आप क्या बात कर रहे हो, मैं आऊँगा, मैं इसको लेने आ जाता हूँ, बेंगलुरु में ही हम इसका इलाज करवाएंगे। हो सकता है बुखार के कारण भी बच्चे कभी कभार अनर्गल हरकतें करते हैं। दादाजी ने कहा, बेटा देख, मेरा जो अनुभव कह रहा है वो तो ये है, अब बाकी तू जान। एक दो दिन बाद ही रोहित वापस आ जाता है। ज्योति और कुणाल दोनों बच्चों को अपने साथ लेके वो बेंगलुरु आ जाता है वापस। वापस आने के बाद भी ज्योति के अंदर कोई सुधार नहीं होता। वो वैसे ही गुमसुम रहती, एक अजीब ही खुमारी में रहती थी। उधर उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने साइकेट्रिस्ट की सलाह लेने के लिए कही। साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। सारी चीज़ें जो भी वो करा सकते थे ट्रीटमेंट उन्होंने वो करवाया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब आगे ये बताते हैं कि उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, ज्योति की हरकतें बदलने लगी। रात को उसके कमरे में से तरह तरह की आवाज़ें आती, उसके गुर्राने की, उठापटक की। माँ और उसके पिता उसका ध्यान रखते, कुछ समय उसको संभालते, ढंढास बंधाते, लेकिन ये हरकतें होती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। जब ये स्थिति संभली नहीं तो मीना जी ने रोहित से कहा कि हम कुछ दूसरे तरह का इलाज करा के देखें। रोहित कहता, कैसे दूसरे तरीके का? बोलते यही कही कि झाड़ फूक और कुछ स्पिरिचुअल थेरेपी टाइप। रोहित कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हो। उसको कुछ सदमा लग गया, बुखार हो गया, कुछ हो गया जिसके कारण से वो ऐसी हो गई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। ये कह के रोहित ऑफिस चले जाते हैं। एक का दिन बाद क्या होता है कि ज्योति के रूम से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कराहने की। तो मीना जी जाती है और देखती है, जैसे रूम खोलती है तो वो देखती है कि ज्योति बिना कपड़ों के होती है और वो लेटी हुई होती है, इस पोस्चर में होती है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, और वो हिल रही होती है। तो उसकी मीना जी को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है। वो एकदम से अपने पति को आवाज़ लगाती है और जल्दी से चादर ज्योति के शरीर पर डालती है और उसको फिर दोनों मियाँ बीवी उसको सुलाते हैं ज्योति को। स्थिति खराब होती जा रही थी। अगले दिन मीना जी ज्योति से बात करती है अकेले में और बोलती कि बेटा तू बता कि तेरे साथ दिक्कत क्या है। वो कुछ नहीं बोलती। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद, बहुत ज़्यादा
कन्विंस करने के बाद वो बताती है कि माँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं रात को सो रही होती हूँ तो एक काला साया आता है और मेरे साथ गलत कार्य करता है, जबरन। और माँ, मुझे बहुत दुखता है और मुझे बहुत घृणा हो रही है अपने आप से, यानी कि मेरे को बहुत अच्छा नहीं, मैं आपको बताती भी तो कैसे बताती। ये बात मीना जी अपने पति राहुल रोहित को बताती है कि भाई देखिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब ये कुछ अलग ही माजरा है, आप प्लीज़ इसको दिखाओ, किसी को तो दिखाओ। तो रोहित के ऑफिस में एक उनका कलीग था जिसका नाम जब्बार था। तो जब्बार उनका बहुत अच्छा दोस्त था, तो उनसे वो डिस्कशन करते कि भाई इस तरीके से बेटी के साथ हो रहा है। जब्बार कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के ऊपर कोई जिन का प्रभाव है, और ये जिन ऐसी मखलूक है जो स्त्रियों के साथ ये कार्य करती है। कोई जिन आशिक हो गया है इसके ऊपर। तो रोहित पूछता है कि भाई फिर क्या किया जाए। जब्बार कहता है कि चलो, मैं एक मौलवी जी को जानता हूँ, आज शाम को मैं लेके आता हूँ आपके घर पर। शाम होती है। शाम होने के बाद तकरीबन 7 8 बजे जब्बार एक मौलवी जी के साथ आते हैं। वो जैसे ही ज्योति मौलवी को देखती है, उस इतने गुस्से में आ जाती है, इतने क्रोध में आती है, और उस मौलवी से कहती है कि तू नहीं बचा पाएगा, तू जो कुछ भी कर ले, मैं इसको लेके ही जाऊंगा। मौलवी जी अपने जो भी इस्लामिक तरीके से दुआ होती है, दम दुरूद होता है इत्यादि, उसके ऊपर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, फूकते हैं दम। उससे वो थोड़ा सा आराम मिल जाता है और जैसे जैसे करके वो सो जाता है। अगले दिन उस रात वो ठीक रही। अगले दिन सुबह से वो इसकी स्थिति। अगली रात को भी उसके साथ यही सारी चीज़ें होती है। तो उसकी बात पर भनक लग जाती है कि फिर दोबारा हुआ। फिर वो रोहित को बोलती है, फिर मौलवी जी आते हैं, फिर वही पढ़ाइयाँ, वही सारे दम दरूद होते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, उसका भी असर नहीं होता। दूसरे मौलवी आते हैं, तीसरे पंडित आते हैं, चौथा भगत आता है। इस तरीके से पता नहीं कितने आम तांत्रिक भगत सियाने कितने को दिखा दिया, और वो जिस किसी के भी सामने आता जिन्नात, चौड़ा हो जाता, उन्हीं को उल्टा लपेटे में ले लेता था। किसी की बात ही नहीं मानता, किसी से डरता ही नहीं। बोलता कि मेरी आशिक है, मेरी मासूका है, मैं इसके साथ ही रहूँगा और तुम हटा नहीं सकते। ये सारी क्रियाएं चल रही थी, ये सारे सारे चीज़ें चल रही थी, उनकी घटनाएं चल रही थी। उनको किसी भी तरीके से, कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। अब करे तो करे क्या। वो परिस्थितियों के आगे हार चुके थे। अचानक एक दिन मीना की कॉलेज फ्रेंड उर्वशी का फ़ोन आता है। वो उससे बात करती है। बोलती है, मीना क्या, कैसा हाल चाल है, क्या है। तो मीना बातों ही बातों में अपनी बेटी का पूरा वृत्तांत उसको बताती है कि उर्वशी, मेरे साथ इस तरीके की मेरी बेटी के साथ घटना चल रही है और हम बहुत परेशान हैं। हमने हर जगह दिखा दिया, कोई दरगाह नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मल्ला नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई तांत्रिक नहीं जो आसपास के, जिनको दिखाया और ये ठीक हो गई। बोलते अब क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रही। उर्वशी जी कहती है उनसे कि देख बहन, मैं वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं एक शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, और वो ऐसी ताकत है
ऐसी दिव्य शक्ति है कि जब भी कोई व्यक्ति हार जाता है, जैसे तुम हार गए हो हर चीज़ से, जब भी कोई इंसान अपने जीवन में हार जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो समझ लो वो ही एक सहारा है। वो है राजस्थान के खाटू श्याम। बोलते हैं उन बाबा में इतनी ताकत है, जब कोई भी इंसान हारता है अपनी ज़िंदगी से, अगर वो उनके पास अरदास लगा दे, तो बाबा कोई ना कोई रास्ता निकाल के उसकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। मीना जी बताती है कि वो उर्वशी से पूछती है, तो अरदास बताइए क्या होती है, किस तरीके से लगाई जाती है। मैं करके देखती हूँ, जब इतना कुछ कर लिया तो हम ये भी कर लेते हैं बच्चों के लिए, तो माँ बाप क्या क्या कर सक लेते हैं। तो उर्वशी जी उनको बताती है, देख बहन कि 100 मीटर लाल कपड़ा, कलावा, नारियल, एक वाइट पेपर, एक रेड कलर का पेन ले लेना, और उस वाइट पेपर पे अरदास लिख के अपने बाबा से रिक्वेस्ट करके जो जो आपकी समस्या है वो कलावे और उसके साथ बांध के लाल कपड़े के अंदर लपेट के रख देना है मंदिर में ही अपने घर के, और देखो बाबा क्या चमत्कार करते हैं। वो बोलती ठीक है मैं ये कर देती हूँ। उर्वशी बताती कि पर इस एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप जिस भी पेन से आप लिखोगे उसको पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, दुकान से खरीदो, सीधा घर में लाओ और अपनी अरदास लिखो उससे। अगले दिन ही मीना जी सारा सामान लाती, सामान तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो भी सामान होता है वो लाती है, और बाबा जी को अरदास लिखने के लिए बैठती है। जैसे ही वो देखती है कि उनका पेन चल ही नहीं रहा, पेन ही नहीं चल रहा होता, नया पेन नहीं चल रहा। फिर वो उठती है, फिर अगले दिन फिर नया पेन लेके आती है, वो भी नहीं चल रहा होता, 2-3 दिन ऐसे ही होते, पेन चलता ही नहीं है। वो उर्वशी को बताती है कि उर्वशी ऐसी ऐसी बात हो गई है, फ़ोन करके बोलती है कि पेन चलता ही नहीं है। तो उर्वशी कहते बोलते, देख बहन तेरा जो घर है वो आसेफ जता है, यानी कि मतलब पूरा उधर उस जिन का प्रभाव है। तो एक काम कर, कहीं घर से बाहर किसी मंदिर में जाके फिर बाबा को अरदास लगा। तो मीना कहती चल ठीक है, ये भी करके देखती हूँ मैं। अगले दिन ही वो सुबह सुबह उठ के घर के पास किसी शिवालय में चली जाती है, और वहीं पर बैठ के बाबा खाटू श्याम को अपनी अरदास लिखती है कि मेरी बेटी को इस तरीके से ये प्रॉब्लम है, बाबा जो भी हो, जो भी उन्होंने अपने मन से भाव से जो भी कुछ लिखना था वो लिखा उन्होंने, और अरदास को वैसे ही बांध के पेन भी उसके अंदर लगा के अपने घर के अंदर ले गई, और घर के अंदर ला के उन्होंने अपने मंदिर के अंदर रख दिया। अब देखो, अब यहाँ से होता है खेल बदलना। अभी तक जो जिन अपने आप में इतना फौलादी बन रहा था, अब पोस्चर कैसे चेंज होता है, बाबा कैसे गेम पलटते हैं, क्योंकि अब तो वो आ गया कस्टडी में, खाटू श्याम की कस्टडी में लग गई अरदास। अब कैसे बचेगा, वहाँ पे तो अच्छे अच्छे नहीं बचते। क्या होता है कि उसी रात को जिस दिन अरदास लगी और मंदिर के अंदर अरदास रखी गई, उस रात को भी ज्योति के कमरे से आवाज़ आने लगी, पर ये आवाज़ें थी रोने की। मीना जी जल्दी जल्दी ज्योति के रूम में जाती है और देखती है कि ज्योति एक कोने में बैठ के रो रही होती है। वो मीना के नाम से आवाज़ लगा के कहती, मीना मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, ये मार देंगे मुझे, ये मुझे पीट रहे हैं, ये मुझे पीट रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मेरे को बचा ले, मैं नहीं आऊँगा, मैं चला जाऊँगा, इनको बचा ले, रोक ले, तू और नारियल फेंक दे, वो अपनी अर्जी हटा ले, मैं चला जाऊँगा, ऐसा वैसा बहुत सारे गिड़गिड़ाता है। अब शायद बाबा जी या फिर बाबा जी के दूत पहुँच गए थे बेंगलुरु ही,
उस दिन की खबर लेने के लिए। बहुत, यानी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई पीट रहा हो, पर दिख कोई नहीं रहा था। जैसे तैसे करके उन्होंने उस अपनी बेटी को उठाया और लिटा दिया, और मीना जी भी उसके पास ही सो गई। और उस दिन वो बहुत शांति के साथ, मीना, इतने महीनों बाद सोई थी। अगली रात भी यही कांड होता है। फिर वो पिटता है। जो इतना तुर्रम खा बन रहा था, जो किसी से नहीं डरता था, सबके आगे चौड़ा होता था, अब उसकी निकल गई हेकड़ी। ऐसे मीना जी बताती है, ऐसे करते करते 3 दिन तक उसकी पिटाई लगी, और तीसरे दिन के बाद से उसने आना छोड़ दिया। और धीरे धीरे करके ज्योति की हालत में भी सुधार आया। वो के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटी, उसका खाने पीने भी लग गई, उसने खाना शुरू कर दिया, और फीवर भी उतरा। यानी जो भी कमियां हो गई थी उसके शरीर में, वो अब धीरे धीरे करके ठीक होने लग गई थी। रोहित और मीना दोनों ही खुश थे। कुणाल भी अब अच्छे से था, क्योंकि उसकी बहन ठीक हो गई थी। तो मीना और कुणाल और रोहित और ज्योति खाटू श्याम बाबा के यहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं। तो इस तरीके से फिर वो खाटू श्याम पहुँचते हैं बाबा के दरबार में। वहाँ पे श्याम कुंड में जैसे ही नहाती है ज्योति, तो उसको फिर दोबारा से ऐसे हल्का सा हरकत हुआ, कि जैसे कोई आया है, जैसे कि कोई उसके शरीर में प्रवेश किया है। थोड़ा सा जकड़न होने लगी। उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे घबराहट हो रही है, घुटन हो रही है, अजीब लग रहा है। तो माँ उसको ढंढास बंधाती है, क्योंकि देखो कोई भी ताकत है, वो कोई जिन्नात भी है, वो एकदम से तो जाएगा नहीं। तो बाबा ने उसकी रोकथाम कर दी थी, लेकिन एकदम से गया नहीं। असर तो उसका भी था। तो उसके बाद वो वहाँ से स्नान वगैरह करने के बाद बाबा के दर्शन करते, मीना जी बताती है, जैसे ही वो बाबा के आगे पहुंची ज्योति, एकदम से उसको झटका लगा और वो बेहोश हो गई वहीं पर। उसके बाद हमने उसके पानी के छींटे उटे डाले, उसको थोड़ा सा ठीक किया। तो जब उसको होश में आई, तो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि वो हार चुके थे। और मीना जी कहती है कि मैं जब सब जगह से हार गई थी, हारों का सहारा बने वो, हारों के सहारा खाटू श्याम हमारा। बोलो खाटू नरेश की जय। जय महाकाल।